अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कुछ पास्ट पेपर्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और ये पास्ट पेपर्स बेसिकली 2025 से लेकर बैक अगर मैं पास्ट पेपर्स पे आऊँ 2022 टू 2021 के मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। 21 टिल 2025 के ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं। In case after this video, if you have any further questions, आप किसी specific past paper को point out करना चाहते हैं तो आप comment box में बिल्कुल mention कर सकते हैं, तो मैं उसका video lesson भी बिल्कुल बना सकता हूँ। For now, we will just focus on these few questions in this video lesson. So starting off from the very first question, which you can see on the screen, and we can see that there is ABCD is a field, a straight path crosses the field from B to D. So मैं अक्सर बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि ये स्टेटमेंट्स पढ़ना ज़रूरी तो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमें डायरेक्टली पिक्चर से या फिगर से डायरेक्टली क्लियर हो रही होती हैं ऑलरेडी। अब करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ए बी साइड बेसिकली निकालनी है। अब अगर हमें ए बी साइड निकालनी है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू नीड टू फर्स्ट सी कि ए बी साइड ये वाली साइड है, राइट? अब ये ए बी साइड निकालेंगे कैसे? देखें, यह आपके पास एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? या आपको एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल एग्जामिनर ने प्रोवाइड किया हुआ है। अब जब ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने आप लोगों को पिछले लेसन्स में एक चीज़ ये समझाई थी कि द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू लेबल योर डायग्राम। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं या ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, और जो साइड बच जाती है उसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा, सो आई विल जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि बेस और हाइपोटेन्यूज पे बेसिकली इन दोनों क्वांटिटीज़ को लिंक कर रहा होता है? सो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, सो यू हैव कोसाइन थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम डायरेक्टली कोसाइन अप्लाई करके चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल बी कोसाइन ऑफ 42 डिग्रीज इज़ इक्वल टू बेस लेंथ हमें निकाल ली है जो कि ए बी के बराबर है, ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 495 के बराबर है। वहाँ जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो ए बी विल बी इक्वल टू 495 टाइम्स कॉस ऑफ 42। अच्छा, मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको पेपर 2 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। 495 टाइम्स कोसाइन ऑफ 42 करेंगे तो हमारे पास ए बी की जो लेंथ निकल के आ गई वो निकल के आ गई 367.85 मीटर्स। तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट निकल के आ जाएगा ए बी का, जो कि बेस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट पर, जो कि अप्लाई किए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स पर। पार्ट बी पर चलते हैं इसके। शो दैट द एंगल बी डी सी इज 61.5 डिग्रीज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। दैट मीन्स आपको यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा एक चीज़ कि जो भी लेटर बीच में मौजूद होता है उस ही एंगल की हम लोग बात करते हैं। ये बात कर रहा है बी डी सी। सो बी डी सी एंगल की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब दिस इज़ बी, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ सी। सो द मिडिल लेटर इज़ डी। दैट मीन्स हम ये वाला एंगल निकालने में इंटरेस्टेड हैं। अब ये वाला एंगल कैसे निकालें? अगर आप लोग देन अगेन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें तो एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मौजूद है। बी डी सी एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ दिस ट्रायंगल राइट हेयर इज़ अ नॉन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने एक चीज़ कोसाइन रूल के लेसन में बताई थी। अगर आप भूल रहे हैं तो आप कोसाइन रूल का वीडियो लेसन दोबारा देखें जाके, और उसमें एंड में जहाँ पर एंगल कैलकुलेशन की बात हो रही है वहाँ पर मैंने एक चीज़ सारे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन की थी कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स आपको पता हो तो आप कोसाइन रूल अप्लाई करके अपनी मर्जी का कोई भी एंगल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई कैन क्लियरली सी दैट यू हैव दिस साइड, you have this side and you have this side
already known. So you have all the three sides of the triangle. Because you have all the three sides of the triangle, आप easily ये D angle easily निकाल सकते हैं by applying cosine inverse of D के सामने वाली साइड स्मॉल d, B के सामने वाली साइड स्मॉल b और C के सामने वाली साइड स्मॉल c. मैंने उस वीडियो लेसन में एक चीज़ ये एक्सप्लेन की थी कि आपको जो भी एंगल निकालना होता है उससे लिंक्ड जो साइड होती है वो पॉजिटिव में d स्क्वायर में आएगी. रिमेनिंग लेटर्स आएंगे. रिमेनिंग लेटर्स क्या हैं? b स्क्वायर है और c स्क्वायर है. अपॉन में -2 के साथ यही दो लेटर्स नीचे भी आ जाएंगे, b और c. तो हमारे पास ये बेसिकली d एंगल का फॉर्मूला है. अदरवाइज आप ये करेंगे कि आप पूरा फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन ऑफ एंगल d. फिर उसके बाद आप इसको यहाँ लेके जाएंगे, फिर इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो आप देखें आपके पास वही चीज़ आएगी, लेकिन आपका थोड़ा सा जो वक्त है वो कंज्यूम हो जाएगा. सो जस्ट टू सेव योर टाइम मैंने वो टेक्निक आपको, जब ही ये वाली टेक्निक पिछले लेसन्स में कोसाइन रूल के लेसन में ये टेक्निक मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. फिर आप इस चीज़ को नीचे लेके जाएंगे तो अपने आप को इस हैसल से बचाने के लिए आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. और इस चीज़ को बहुत बेहतर समझने के लिए कोसाइन रूल का लेसन प्लीज़ जाके देख लें अगर आप ये चीज़ भूल रहे हैं. सो हम ये जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? डी एंगल विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स. डी साइड मेरे पास यहाँ पर क्या है? 580 स्क्वायर्ड माइनस बी साइड 620 स्क्वायर्ड, सी साइड 495 स्क्वायर्ड ओवर -2. बी की वैल्यू 620 है, सी की वैल्यू 495 है. और अब ईज़िली मैं यहाँ पर इसका अगर कोसाइन इन्वर्स लेके इसको सॉल्व करूँ, सो कोसाइन इन्वर्स ऑफ 580 होल स्क्वायर्ड माइनस 620 होल स्क्वायर्ड माइनस 495 होल स्क्वायर्ड ओवर -2 टाइम्स 620 टाइम्स 495. तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो आपके पास 61.48 डिग्रीज़ आएगा. इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 61.5. मैं देख सकता हूँ ये क्लियरली प्रूव हो रहा है और मैं एंड में लिख दूंगा प्रूव्ड. सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ डन. होपफुली आपको ये क्लियर होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ दिस वन. देन अगेन ये 2022 ऑनवर्ड्स टिल 2025 के अंदर ही रहते हुए एक रैंडम क्वेश्चन आपके पास मैं लेकर आया हूँ. अब इसमें इस सवाल को किस तरह से करेंगे? द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर फील्ड. मैं देख सकता हूँ यहाँ पर एक ट्रायंगल है. फेंसिंग इज़ नीडेड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. इसकी पैरामीटर पे हमें कोई फेंसिंग अप्लाई करनी है. पैरामीटर बेसिकली बाउंड्री को कहते हैं. फेंसिंग इज सोल्ड इन रोल्स ऑफ लेंथ 20 मीटर्स. ठीक है, मतलब एक फेंस की जो लेंथ है वो 20 मीटर्स है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोल्स ऑफ फेंसिंग नीडेड. अच्छा, नंबर ऑफ रोल्स निकालने से पहले वी नीड टू फिगर आउट कि हमें टोटल फेंसिंग कितनी चाहिए. यहाँ तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 187 मीटर्स की फेंसिंग रिक्वायर्ड है. यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 150 मीटर्स की फेंसिंग रिक्वायर्ड है. लेकिन यहाँ पर कितने मीटर्स की हमें फेंसिंग रिक्वायर्ड है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फेंसिंग नीडेड टू कवर द होल ट्रायंगुलर फील्ड. ठीक है. अच्छा, अब देन अगेन यहाँ पर आप वीडियो पॉज करें और ये सोचें, ऑब्वियसली ये एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे हम साइन रूल अप्लाई करेंगे या कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे? वीडियो पॉज करके सोचें. बिल्कुल सही आपने सोचा अगर आपने कोसाइन रूल के बारे में सोचा है. क्यों? क्योंकि कोसाइन रूल आपको बेसिकली ये बताता है कि अगर आपके पास दो साइड्स पता हो और आपको थर्ड साइड निकालनी है, गिवन दैट उस थर्ड साइड के सामने वाले एंगल आपको पता है, आप इजीली कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं. फिगर को लेबल कर लेते हैं. बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए.
क्योंकि हमें यहाँ पर b निकालना है तो हम b का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड माइनस 2ac कोसाइन ऑफ एंगल b. हमें b की वैल्यू निकालनी है. सो b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 187 स्क्वायर्ड प्लस c की वैल्यू कितनी है 150 स्क्वायर्ड माइनस 2. a की वैल्यू कितनी है आपके पास 187 है. देन c हैज़ द वैल्यू ऑफ 150 कोसाइन ऑफ 112 डिग्रीज. इस पूरे को आप इजीली कैलकुलेटर में इनपुट कर सकते हैं. 187 स्क्वायर्ड प्लस 150 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ 187 टाइम्स 150 एंड देन कोसाइन ऑफ 112. और फिर याद रहे कि आपके पास जब इसका रिज़ल्ट आएगा, मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ रहा है 78484.429. ये आपका जवाब नहीं है. यू नीड टू टेक द स्क्वायर रूट. इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बेसिकली क्या जनरेट होगा वो निकाल लेते हैं. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर आ रही है. स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे. स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास बेसिकली जवाब आएगा अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ उसका. सो द रिज़ल्ट विल बी 280.15 मीटर्स. अब आपके पास ये लेंथ यहाँ पर मैं अब लिख सकता हूँ कि आपके पास ये बेसिकली 280.15 मीटर्स आ रही है. यह आपके पास आखिरी फाइनल जवाब नहीं है. क्यों? बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोल्स ऑफ द फेंसिंग नीडेड. हमें नंबर ऑफ रोल्स चाहिए और जो उसका एक रोल है वो 20 मीटर्स का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तमाम लेंथ्स को एड अप करके ये देखना है कि टोटल पैरामीटर क्या है उस ट्रायंगुलर फील्ड का. तो अगर मैं इन तमाम लेंथ्स को एड अप करूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा. इसको एड अप करते हैं. सो 280.15 plus 187 plus 150. So the result turns out to be 617.15 meters. This is the amount, not amount, this is the length of the fencing required to cover the whole triangular field. अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ रोल्स निकालने हैं बेसिकली. अब देखें, मैं इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो वन रोल जो है उससे 20 मीटर्स कवर हो रही है लेंथ. आपको कितने रोल्स चाहिए कि आप 617.15 मीटर्स को कवर कर लें? कुछ भी नहीं करना. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें. जिसकी एक बेसिकली सबसे आसान तरीका है जिससे आप ईज़िली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रोल्स. सो इट विल बी 20x is equal to 617.15 and then the value of x turns out to be 617.15 divided by 20. अच्छा, तो हमारे पास 30.8 नंबर ऑफ रोल्स आ गए हैं. अब ये नंबर ऑफ रोल्स 30.8 तो हैं, लेकिन इट्स बेटर टू टेक 31 रोल्स ताकि कंप्लीट जो है वो अगर मैं 30.8 से कम लूँगा तो पूरी ट्रायंगुलर फील्ड कवर नहीं होगी. सो इट्स बेटर टू टेक द राउंड ऑफ फिगर ऑफ 31 रोल्स. इसका एक बहुत सेंसिबल तरीका ये भी हो सकता था कि क्योंकि एक रोल से 20 मीटर्स कवर हो रहे हैं तो कितने रोल्स चाहिए हमें 617.15 मीटर्स को कवर करने के लिए. तो आप सीधा 617.15 को आप डिवाइड कर देते 20 से. अच्छा, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी. हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली कैलकुलेट करना है फ्रॉम बी टू ए सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किस तरह से हम समझ सकते हैं. याद रखिएगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है.
एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा होता है. द शॉर्टेस्ट लेंथ इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर लेंथ. ठीक है. सो बी टू ए सी की आपने शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है. अब अगर आपको शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स दिस इज बी एंड दिस इज ए सी. अब आपको शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है तो वो कुछ इस तरह से होगी और वो दोनों साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी. अब ये शॉर्टेस्ट लेंथ हम किस तरह से निकालेंगे? एक चीज़ यहाँ पर जो आपको सोचनी है और समझनी है वो बहुत अहम है. वो ये है कि इस शॉर्टेस्ट लेंथ को निकालने का तरीका आप उन्हीं चीज़ों से करेंगे जो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस थे. वो क्या थे, किस तरह से करेंगे, क्या होगा? इट्स रियली इजी, रियली सिंपल. हम करेंगे ये सबसे पहले कि बहुत से बच्चे समझते ये हैं कि शायद ये एंगल जो है ये हाफ हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं करेंगे. आप अपनी मर्जी से चीज़ों को अज्यूम नहीं करेंगे. फिर क्या होगा? हम करेंगे ये, या तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें या तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें. कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लें अपनी मर्जी से. ठीक है. और कोशिश ये करें कि आप किसी भी तरह से ये वाला एंगल इसका फाइंड आउट कर लें. और ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल. ठीक है. अब ये साइन रूल जब मैं अप्लाई करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा गौर से देखें. हमारे पास ये एंगल ए है. एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है. सो हम जब साइन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू, वो पेयर पिक करें जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है. ठीक है. अगर मैं सी सेलेक्ट करूंगा, मुझे सी का एंगल नहीं पता, फंस जाऊंगा. तो हम लोग सी सेलेक्ट नहीं कर सकते. सो क्या सेलेक्ट करेंगे? हम बी सेलेक्ट करेंगे. साइन बी ओवर बी. हमें बी एंगल भी पता है और हमें बी साइड भी पता है. साइन ए ओवर ए लेंथ हमारे पास 187 के बराबर है इज इक्वल टू साइन बी एंगल हमें पता है 112 डिग्रीज है, ओवर बी लेंथ भी पता है जो कि अभी हमने निकाली है 280.15. और हम लोग यहाँ से ईजली साइन ए का रिजल्ट कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू साइन 112 टाइम्स 187 डिवाइडेड बाय 280.15. सही है. और फिर इसका ईजली हम इन्वर्स ले लेंगे. सो साइन इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इसका ए विल बी इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ दिस होल वैल्यू. तो इसका इन्वर्स जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 112 टाइम्स 187 डिवाइडेड बाय 280.15. तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा a इज इक्वल टू 38.23 डिग्रीज. तो मैं देख सकता हूँ कि ये एंगल यहाँ पर बेसिकली 38.23 आ जाएगा. यह हमारे पास जवाब नहीं है. हमें निकालना बेसिकली ये लेंथ है. हमें ये लेंथ निकालनी है. अब ये लेंथ ईजिली हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस. एंगल के सामने परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, 90 के सामने हाइपोटेनस गिवन है, P और H साइन के केस में अप्लाई होता है. सो हम ईजली साइन थीटा इज इक्वल टू P ओवर H अप्लाई करेंगे. थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, 38.23 के बराबर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ हमें निकालनी है विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हाइपोटेनस हमारे पास 150 के बराबर है. वहाँ जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू दिस लाइन ईजली निकल के आ जाएगा. क्योंकि ये जो P है यहाँ पर, ये बेसिकली ये लेंथ है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी है. होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी. इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
अब जैसे हमारे पास ये सवाल है, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी एंगल बी सी डी। बी सी डी हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है इस सवाल में। सो वी हैव पी, वी हैव सी एंड वी हैव डी। कैसे करेंगे? क्योंकि बीच में हमारे पास यहाँ सी लिखा हुआ है, को अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन बना दें और हमें अब ये एंगल सी निकालना है, यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है। सो ये सवाल किस तरह से सॉल्व करें? बहुत इजी है। देखें, मैथ्स में अच्छा होने के लिए आपको मैथमेटिकल कोरिलेशन बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मैथमेटिकल सेंस बनानी पड़ेगी, वो मैथमेटिकल कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मुझे ये डायरेक्टली सी निकालना है तो इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन रूल पे जाऊंगा तो मुझे साइन रूल अप्लाई करने के लिए साइड्स पता होनी चाहिए, जो कि मुझे पता है। लेकिन साइन रूल में एक एंगल भी निकालने के लिए एक दूसरा एंगल तो पता होना चाहिए, मुझे कोई भी एंगल नहीं पता यहाँ पर। तो इसका मतलब साइन रूल तो फेल हो गया अभी फ़िलहाल। अगर कोसाइन रूल पे जाएं तो कोसाइन रूल में एंगल निकालने के लिए तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। हमें तीनों साइड्स तो पता नहीं है, हमें ये साइड पता है, हमें ये साइड पता है, लेकिन हमें ये साइड नहीं पता। लेकिन अगर आप और से सोचें यहाँ पर थोड़ा सा, सो आपको ये फील होगा कि ईज़िली हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर देखें आप लोग तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हैं, राइट? तो पाइथागोरस थ्योरम मैं आप लोगों के लिए लीव करूंगा यहाँ पर। सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वेरीफाई करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। सो मैं डायरेक्टली फ़िलहाल लिख रहा हूँ उसका 95 होल स्क्वायर्ड प्लस 160 होल स्क्वायर्ड, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 186। सो 186.07 इसकी लेंथ आएगी। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रिजल्ट आया है इसका, ठीक है। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, h स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ मैंने अप्लाई की है और मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाली है। अच्छा, सो अब आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये लेंथ भी पता है, हमें ये लेंथ भी पता है, और अब हमें ये लेंथ भी पता चल गई। ईज़िली हम कोसाइन रूल अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, और अभी फ़िलहाल मुझे ये एंगल सी निकालना है। सो सी एंगल ईज़िली हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इट्स रियली ईजी। हम सी एंगल ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सी एंगल विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स सी के सामने वाली साइड सी स्क्वायर पॉजिटिव में, बी के सामने ये सी है, बी के सामने बी है, डी के सामने डी है। रिमेनिंग लेटर्स माइनस में आएंगे, माइनस ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस ऑफ डी स्क्वायर्ड ओवर, और यही दो लेटर्स माइनस के साथ नीचे आ जाएंगे, बी एंड डी, राइट? सो और देन अगेन मैं फिर से उन बच्चों के लिए भी इसको दोबारा से ड्राइव कर देता हूँ जिनको इनिशियली इसकी लॉजिक ही नहीं पता। सो सी स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड माइनस 2BD कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि आपको निकालना है, सी निकालना है। इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, सो रिजल्ट विल बी सी स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस डी स्क्वायर्ड। ये पूरा फैक्टर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2BD कॉस ऑफ सी, राइट? और फिर यहाँ से सी का एंगल ऐसे निकल के ईज़िली निकल के आ जाएगा। आप ये पूरा फैक्टर जो है इसको आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होंगी प्रॉपरली। सी की जगह पे सी इनपुट करेंगे, बी डी इनपुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से देख के आप लोग इनपुट करेंगे, उसका कोसाइन इनवर्स निकाल के सी एंगल यहाँ से ईज़िली निकल के आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ सपोज टू बी डन। मैंने आप लोग के लिए ये चीज़ छोड़ी है फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा,
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन से लिंक कर रहा है। अ लाइट इज अटैच्ड टू द सीलिंग वर्टिकली अबव पी। अभी फ़िलहाल मैं इन सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ। सो एक लाइट है जो कि वर्टिकली अबव है बी के, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है बी के। सो यहाँ पर वो लाइट बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट बल्ब फ्रॉम सी इज 8.2 डिग्रीज, और यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 8.2 डिग्रीज। अब बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती, वो इसको परसीव नहीं कर पाते सही तरीके से, कि अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास एक पॉइंट बी है, अज्यूम कर लेता हूँ, ये अज्यूम कर लेते हैं दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, ठीक है। सो दिस इज़ बी, या फिर कोई कुछ भी ले सकते हैं आप, ये बी है ये सी है। बी के ऊपर डायरेक्टली आपके पास एक लाइट बल्ब लगा हुआ है, ये सी है हमारे पास, और सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 8.2 डिग्रीज है, ठीक है। तो आप ये मत सोचें कि ये एक डायगोनल लाइन है। मैंने अपने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के वीडियो लेसन में बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, लेकिन ये फ्लैटली प्लेस हुई हुई है सरफेस लेवल ग्राउंड पर। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से कंसीडर करें, ठीक है। तो यह आपके पास बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है जो कि एक प्लेन पर मौजूद है, फ्लैट सरफेस पर मौजूद है। एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, बी के ऊपर लाइट बल्ब लगा हुआ है, और सी से इस बी लाइट बल्ब तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर वो 8.2 डिग्रीज है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि इस लाइट बल्ब से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम सी इज 8.2। यहाँ पर ये 8.2 डिग्रीज होगा, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इन केस अगर फिर भी क्लियर नहीं है, सो फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मुझे लाजमी बता दीजिएगा, इसको मैं एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर दूंगा। अच्छा, सो अब हम लोग करेंगे ये कि हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये देखना है कि 90 डिग्री वाला एंगल कहाँ पर आएगा। मैंने जैसे आपको बताया ये BC है, BC के ऊपर स्ट्रेट आपके पास जो है, स्ट्रेट अप जो आपके पास है वो लाइट बल्ब है। इसका मतलब आपका 90 डिग्री यहीं पर ही बनेगा, इस तरह से ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेट अप आपके पास जो है वो लाइट बल्ब मौजूद है। इसी चीज़ की अगर फिगर हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, सो दिस इज़ B, दिस इज़ C, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मौजूद है, ये B है, ये C है, B के ऊपर स्ट्रेट एक यहाँ पर लाइट बल्ब मौजूद है, जिसका C तक का जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है यह आपके पास 8.3 डिग्रीज है। तो अगर आपको ये फिगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रही तो आप इसको ऐसे भी परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर B पे 90 डिग्रीज आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 90 डिग्रीज बनाया हुआ है। और निकालना क्या है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम A। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम A निकालना है, ठीक है। ईजिली हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको करनी है यहाँ पर वो क्या करनी है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए, ये 107 है, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए, ये पूरी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हम ये वाली हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाली हाइट फिर हमें आगे इस्तेमाल हम लोग कर सकेंगे ईज़िली। ये वाली हाइट हम कैसे निकालेंगे, देन अगेन हम वही काम करेंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो चीज़ आपको निकालनी है, और जो साइड बच गई वो बेस। तो हम ईजिली यहाँ पर tan अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा की जगह पे 8.3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास बेसिकली निकालनी है आपको, बेस लेंथ आपके पास 107 है, वहाँ जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट परपेंडिकुलर का आ जाएगा
tangent 8.3 degrees times 107 will basically provide you 15.6 और ये बात कोई इसने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, सो 15.6 ही हम लोग लिखेंगे। ये परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। बेसिकली परपेंडिकुलर का मतलब ये लेंथ आ गई आपके पास, ठीक है, और ये लेंथ इस ही लेंथ के बराबर है। दैट मीन्स दिस लेंथ राइट हेयर इज बेसिकली इक्वल टू 15.6। अब इसने बात की है आपसे कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए। लाइट तो अपनी जगह पे मौजूद है, दिस इज द लाइट, ठीक है। अब आप ये सोचें कि आपके पास ये ए है, ये बी है। अगर मैं इसको भी बनाऊं आपके सामने, यहां पर अज्यूम कर लें यह आपके पास बी है और यह आपके पास ए है। यहां से यहां तक लाइट बल्ब तक की जो हाइट है, ये क्योंकि बी के ऊपर है लाइट बल्ब, ठीक है, यह आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज बेसिकली इक्वल टू 15.6। अब आपको एग्जामिनर ये बोल रहा है, ये देन अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एग्जामिनर अब आपको ये बोल रहा है कि भाई ये वाला एंगल निकाल के दिखाओ, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू द लाइट बल्ब क्या होगा। दैट मीन्स एग्जामिनर आपको ए से लाइट बल्ब तक का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए कह रहा है। बहुत ईजी है, ये आपके पास 90 डिग्रीज है, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो हमें ए बी की लेंथ भी पता है विच इज़ 95, तो हम यहाँ पर ए बी की जगह पे 95 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो साइड बच जाती है वो क्या होती है, बेस होती है। हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, एंगल हमें निकालना है, हाइपोटेनस की तरफ देखेंगे भी नहीं। परपेंडिकुलर और बेस जब भी गिवन होता है तो टेंजेंट थीटा अप्लाई करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर लेंथ 15.6 है ओवर बेस लेंथ 95 है। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 15.6 ओवर 95। सो थीटा की वैल्यू हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 15.6 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 15.6 ओवर 95। सो यह आ जाएगा 9.32 डिग्रीज। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पर मैथमेटिकली एक मैथमेटिकल कॉमन सेंस डेवलप करके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए निकाला। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने बी से लाइट तक की हाइट निकाली, ठीक है, और फिर वो हाइट हमने आगे इस्तेमाल करी, और हाइट हमने पहली गिवन इंफॉर्मेशन से निकाली। और जब हमारे पास वो हाइट निकल के आ गई, बी पॉइंट से लाइट तक की वर्टिकल हाइट, हमारे पास हाइट वर्टिकल ही होती है वैसे, तो हाइट हमारे पास जब आ गई तो हमने वो हाइट यूज़ करी आगे, ताकि हम ए से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लें। हाइट तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट ए। कभी कभी इस तरह के हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको देता है, लेकिन आपको उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में गुम नहीं हो जाना, बल्कि वहाँ से आपने इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, और मैं इस क्वेश्चन को मोस्टली आप लोगों के लिए लीव करूँगा, क्योंकि क्लियरली ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। मैं देख सकता हूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। आई एम जस्ट राइटिंग दी नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। राइट, आपके पास इजीली पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर आर क्यू एस के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम एस इज 36, पी
फ्रॉम एस इज़ 36, यह आपके पास 36 है। और क्लियरली एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 36 है, ये 30 है, ये 20 है। आर क्यू एस होगा कहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं। आर क्यू एस, इसका मतलब दिस इज़ आर, दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ एस। तो हमें बेसिकली ये एंगल निकालना है यहाँ पर। दिस इज़ द एंगल दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। कैसे करेंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, बहुत ईजी सीन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, देन अगेन ये सवाल मैं आप लोग के लिए ही छोड़ूंगा, लेकिन आई विल राइट ऑल दी स्टेप्स फॉर यू टू फॉलो in order to solve this question right here. The first thing is you need to see this triangle. इस triangle पे फोकस करें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 11 और 20 को यूज़ करके, जिसमें 20 आपका हाइपोटेनस होगा, 11 आप बेस ले सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लें। स्टेप नंबर 1, अप्लाई Pythagoras theorem to find PQ। पहला स्टेप, ये लेंथ हमारे पास निकल के आ गई। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास ये लेंथ निकल के आ गई, अब हम देन अगेन तो नहीं, पहली दफ़ा ही करेंगे हम ये काम। तो हम क्या करेंगे पहली दफ़ा, कि यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल अब अज्यूम करेंगे। हमारे पास ये P तो आया हुआ है, ठीक है। इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये वाली साइड निकालेंगे हम। मैं इसको अलग से तरह से मेंशन कर देता हूँ, ये वाली साइड निकालेंगे। और ये हमारे पास साइड बेसिकली कैसे एक्ट कर रही है। सो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनस है जिसका हमें कुछ नहीं करना, और जो साइड बच गई वो बेस है। सो सेकंड स्टेप अगर मैं लिखूं आपके लिए, तो फाइंड, भूलिएगा नहीं कि ये क्यू है यहाँ पर, फाइंड क्यू एस बाय अप्लाइंग बी और पी। किस पे अप्लाई करते हैं, टेन को यूज़ करते हुए अप्लाई करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। याद रहे कि ये परपेंडिकुलर बेसिकली यही पी क्यू के बराबर है, ठीक है, जो हम पी क्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और हमें यहाँ पर ये बेस लेंथ निकालनी है। ये थीटा भी हमें पता है 36 के बराबर है, हमें सिर्फ ये बेस लेंथ निकालनी है। दिस इज़ द थिंग विच वी नीड टू कैलकुलेट। वंस आपके पास ये चीज़ निकल के आ गई, याद करें वो कॉन्सेप्ट जो मैंने कोसाइन रूल में बताया था। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स पता हो, अपनी मर्जी का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप, तीनों साइड्स कौन सी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड अभी पता चल जाएगी यहाँ से। अप्लाई कोसाइन रूल टू फाइंड क्यू एंगल। कोसाइन रूल आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। क्यू एंगल निकालने के लिए कॉस इनवर्स ऑफ क्यू स्क्वायर्ड पॉजिटिव में होगा। आर की बात हो रही है, एस की बात हो रही है, इसको स्मॉल आर ले लें, इसको स्मॉल एस ले लें, रिमेनिंग लेटर्स माइनस में आएंगे, ओवर -2 आर एस। अप्लाई करें, क्यू एंगल निकल के आ जाएगा। 3 स्टेप्स अप्लाई करने। दिस इज़ नोन एज प्योर मैथमेटिकल कॉमन सेंस या प्योर मैथमेटिकल कोरिलेशन अप्लाई करते हुए कि पहले ये निकालेंगे, फिर इससे ये निकालेंगे, फिर इससे ये निकालेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको विद प्रैक्टिस आ जाएंगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेसन, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं इसको यहीं पर ही रोकूंगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।